नमस्कार। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आज हम आपके सामने जो खबर रखने जा रहे हैं वो है ईडी के बुलावे पर। रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से ईडी ने बुलावा भेजा है और इस समय उनके साथ ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। मामला 2018 का है। विस्तार से खबर आपको बाद में बताएंगे। पहले चलते हैं बिहार की खबर के लिए मनोरंजन भारती के पास। धन्यवाद विकास। मैं हूं यहां पर 10 राजाजी मार्ग पे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर एक बड़ी बैठक की गई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब तो थे ही, साथ में राहुल गांधी थे, केसी वेणुगोपाल थे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, बिहार के प्रभारी थे, साथ में थे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, उनके साथ मनोज झा और संजय यादव, ये दोनों राज्यसभा के सांसद हैं। क्या इनके बीच में तय हुआ ये बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। बात मंदिर, मस्जिद और मुगल शासक तक पहुंच गई है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में बयान दिया था, उसके बाद से विवाद अपने उफान पर है। रामजी लाल सुमन ने अब कहा है कि हम दो हाथ करने को तैयार हैं। हालांकि जब ये बात बढ़ती नजर आई तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर वो दो हाथ करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के ही एक बड़े नेता जो बीएसपी से आए हैं, वो कह रहे हैं कि मंदिरों में अगर ताकत होती तो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी कैसे हिंदुस्तान पर हमला कर देते। तो आज इसी पर कि मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान और मस्जिद मंदिर पर हम बात करेंगे कि कैसे यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब चलते हैं मुंबई। मुंबई से खबर है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। महायुति सरकार के जो 3 घटक दल हैं उनके बीच आपसी खींचतान चल रही है और खास करके अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में नाराजगी की खबर है। खबर ये भी है कि हाल ही में जब अमित शाह महाराष्ट्र आए तो उनके दौरे के दौरान एकनाथ शिंदे ने उनसे 2 बार मुलाकात की और अजीत पवार की उनसे शिकायत की। अब आइए चलते हैं मनोरंजन भारती के पास बिहार की खबर के लिए। जी जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुंबई से लौटते हैं बिहार की खबर की तरफ। बिहार को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई। आखिर हो भी क्यों ना, 6 महीने बचे हैं बिहार में चुनाव को। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं, जहां पर एनडीए ने अपना चेहरा घोषित कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि कभी कभी ऐसे बयान जरूर आते हैं जिससे कि एनडीए में हलचल मच जाती है चेहरे को लेकर के। लेकिन दूसरा गठबंधन जो है महागठबंधन अभी भी एक दूसरे को टटोल रहा है। अब जो है आज सबसे बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहे, कांग्रेस के नेता जो बिहार से आते हैं वो मौजूद रहे, साथ में तेजस्वी यादव और उनके 2 राज्यसभा सांसद भी मौजूद थे, संजय यादव और मनोज झा। इन सब के बीच में जो बातें तय हुई वो मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूं। एक तो यह तय हुआ है कि 17 तारीख को एक पटना में मीटिंग होगी। ये मीटिंग बड़ी मीटिंग होगी। इसमें कांग्रेस के अलावा लेफ्ट पार्टी के भी लोग होंगे। आपको बता दूं लेफ्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है इस गठबंधन में। पिछले बार 16 सीटें जीती थी, जिसमें करीब 12 सीटें तो जो है CPI-ML माले ने जीता था। तो दीपांकर भट्टाचार्य जी आज के बैठक में नहीं थे, वो पटना की बैठक में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण खबर ये आई है कि पटना के बैठक में 2 नए साथी भी महागठबंधन को मिल सकते हैं। एक है मुकेश सहनी जो कि मलाह जाति से आते हैं, पिछली बार एनडीए का हैसियत है, और दूसरे जो हैं पशुपति पारस जो कि कुछ दिनों पहले तक जो है वो केंद्र में मंत्री थे। तो ये 2 सहयोगी महागठबंधन को मिल सकते हैं। क्या कहा है बैठक के बाद तेजस्वी ने, उसको सुनवाते हैं, फिर चलेंगे मेहमान के पास। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। देखिए, ऐसा है
कि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सुन रहे थे जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी को। वो इन सब का कहना है कि हम एक बार फिर बैठेंगे, लेकिन अंदर की खबर बता देता हूँ। चेहरे को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा तेजस्वी ही होंगे, लेकिन आज उसका ऐलान नहीं किया गया है। वो सारे जब घटक दल एक साथ होंगे तब उसका ऐलान किया जाएगा, क्योंकि खड़गे साहब भी 19 तारीख को बिहार जा रहे हैं, 2 दिन के दौरे पे होंगे। उसके पहले 17 तारीख को वहाँ पर एक सभी घटक दल की बैठक हो जाएगी। सीट कौन कितना लड़ेगा इस पे चर्चा शुरू नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस जो पिछली बार 70 सीट लड़ी थी, केवल 19 जीती थी, कांग्रेस चाहेगी कि कम से कम उतनी सीटें लड़ें। देखते हैं मोल भाव कहां तक खींचता है। अमिताभ तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, सेफोलॉजी को भी जानते हैं, आंकड़ों को भी जानते हैं, बिहार की जाति की जटिलता को भी जानते हैं। अमिताभ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। 4% वोट का स्विंग चाहिए महागठबंधन को, क्या आपको लगता है इसीलिए जो मांझी और चिराग पासवान के काट के लिए अब पशुपति पारस और मुकेश सहनी को जोड़ने की बात महागठबंधन कर रही है? जी, अगर पिछली बार देखें तो कांटे की टक्कर थी, दोनों गठबंधनों को लगभग बराबर वोट शेयर था, 37-38%। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी अलग से लड़ी थी और उसे लगभग 6% वोट शेयर था। तो कहीं ना कहीं जरूर इस वोट शेयर को नापने की एक स्ट्रैटेजी रहेगी। दूसरी बात यह है कि अभी भी अलायंस में सीएम चेहरे को लेके खास करके कांग्रेस की तरफ से उतनी क्लैरिटी नहीं है। जब एक सामने आपका एक 20 साल का चीफ मिनिस्टर है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी मुझे लगता है धीरे धीरे कांग्रेस, आरजेडी और बाकी दल जो हैं वो धीरे धीरे इस बात पे मान जाएंगे कि तेजस्वी यादव इस गठबंधन को लीड करें। जो सबसे अटकने वाली बात है वो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट पिछली बार सबसे कम था, जैसे आपने दिखाया 30% से भी कम था। अगर कांग्रेस पार्टी 10 और सीटें जीत गई होती तो ये चुनाव का जो रिजल्ट था वो बिल्कुल ही अलग होता। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी इस बार संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है, पलायन यात्रा कर रही है, कन्हैया कुमार को आगे रखा है, एक नया प्रदेश अध्यक्ष और स्टेट इंचार्ज बनाया है, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कम ना हो। और कहीं कहीं आरजेडी इस बात को देखेगी कि पिछली बार क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था और नए घटक दल जैसे वीआईपी और एलजेपी जो चाचा हैं चिराग पासवान के, उनकी पार्टी का भी इस गठबंधन में वो दोनों शामिल हो सकते हैं, तो किसी न किसी पार्टनर को सीट अपना शेयर करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये सब रणनीतिक बातें हैं, स्ट्रैटेजी है, पोजिशनिंग है, ताकि कोई भी दल, खास करके कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों ही अपने सीटों से समझौता नहीं करनी चाहते। और ऑफ कोर्स एक मौका मिला है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और किन मुद्दों को उठाया जाए, इसके ऊपर भी आगामी 17 तारीख की मीटिंग में बातचीत हो सकती है। अमिताभ जी, एक बात ये भी कहा गया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी साथ में। जहाँ तक सीटों की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है करीब करीब 150 सीटों के आसपास जो है वो आरजेडी लड़ने की तैयारी में है, 140 भी हो सकता है। कांग्रेस जो है, यदि कांग्रेस के खेमे से जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि हमको हमारे चॉइस की सीट चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार 30 ऐसी सीटें हमें दी गई थी जहाँ पे कभी ना तो आरजेडी जीती थी ना कभी कांग्रेस जीती थी 20 साल से, यानी वो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें थी। कांग्रेस का कहना है नंबर 10 भले ही कम हो जाए लेकिन हमारे चॉइस की सीट चाहिए। और इस गठबंधन में जब 17 तारीख को दीपांकर भट्टाचार्य जी भी होंगे तभी कोई, मुझे लगता है कि कोई चीज़ सेपअप होगा। आंकड़ों की बात करें यदि सीट शेयरिंग की तो हाँ, अगर आप देखें तो जैसा आप कह रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मैंने देखा था कि पिछले 3 चुनावों को भी अगर देख लिया जाए तो ऐसी सिर्फ 50 सीटें हैं, 50 या 55, जो कांग्रेस पार्टी जीती है या जिस पर सेकंड रही होगी। तो यानी जो आप अनुमान लगा रहे हैं कि 10 सीट पिछली बार से भले ही कम हो जाए तो 70 से 60 की बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस 50 या 55 सीटों पर मान सकती है जहां वो मजबूती से लड़ सकती है। हाँ, लेकिन ये बात भी जरूर है कि वो विनेबल सीट्स होने चाहिए। अब
हमें जैसे वहां पता है कि 7 जिलों में मुस्लिम समुदाय की आबादी 20% से अधिक है, और जो मुस्लिम यादव जो वोट बैंक है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का, वो एक मजबूत वोट बैंक है जो 80% से ऊपर लगभग कुछ चुनावों में इनको पड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद रहेगी जो 7 जिले हैं उसमें से कुछ न कुछ सीटें जो है वो एआईएमआईएम, जहां पे भी पिछली बार अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुई थी, आरजेडी कहीं ना कहीं ये विनेबल सीट्स भी कांग्रेस पार्टी को दे, भले ही 10-15 सीटें कम हो जाएं। और सीपीआईएमएल जो है उसका भी प्रदर्शन खास करके बहुत अच्छा रहा था। आई थिंक जहां तक मुझे याद है उसका 60% से ऊपर स्ट्राइक रेट रहा था, और वो एक सोशो इकोनॉमिक क्लास लेके आता है। 16 सीटें जीती थी सर। अमिताभ जी 16 सीटें जीती थी, 29 सीटें लड़ी थी, जिसमें 12 सीटें करेक्ट सिर्फ माले ने जीती थी। करेक्ट, तो उसका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था। और जहां पर आरजेडी गठबंधन ये स्ट्रगल कर रहा है कि एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ को कैसे इस वोट बैंक को एक्सपैंड किया जाए, सीपीआईएमएल वहां पर एक सोशो इकोनॉमिक क्लास का एंगल लाता है, गरीब गुरबा का एंगल लाता है, आदिवासी आदिवासी तो कम है वहां पर, दलित महादलित एंगल लाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट वोट ब्लॉक ऐड करता है इस गठबंधन में। तो ये देखना पड़ेगा कि इस बार पिछले बार की जो मिस्टेक्स थी वो कैसे महागठबंधन रिपीट ना करे, क्योंकि पिछली बार भी एक तरह से मतलब जीत लगभग हाथ में आकर के जो कैच ड्रॉप होता है, आप तो क्रिकेट का भी बहुत एनालिसिस करते हैं, उस तरह का एक तरफ का सिचुएशन हो गया था। तो क्या इस मौके पर क्या मुकेश सहनी और पशुपति पारस जो है वो की फैक्टर बन जाते हैं? भले ही नंबर वाइज ये बहुत छोटे हों, लेकिन एक सोशियो इकोनॉमिक दायरे में इनका महत्व बढ़ जाता है। और साथ में कांग्रेस ने जिस ढंग से यात्रा की है, कांग्रेस की लीडरशिप एक चेहरा जो खोला है अपर कास्ट का कन्हैया के रूप में, दलित अध्यक्ष के रूप में, और ये दोनों को इकट्ठा किया जाए तो क्या ये स्पेक्ट्रम पूरा होता दिख रहा है आपको महागठबंधन के लिए? देखिए, ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार और राजेश सिंह को आगे करके ये जरूर अपना जो एक वोट ब्लॉक है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली यहाँ पे अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को जब उसके हे डेज में मिला करता था। तो अब अपर कास्ट वोट बैंक और दलित वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, और सीपीआईएम माले, वीआईपी और चिराग पासवान के चाचा जी की पार्टी की रहेगी। और मुस्लिम यादव जो है प्लस एमबीसी ईबीसी, इस वोट ब्लॉक को साधने की जो जिम्मेदारी मुझे लगता है वो लार्जली आरजेडी और वीआईपी के पास रहने वाली है इस गठबंधन में। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने वोट शेयर में इजाफा कर पाती है या नहीं, और अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा पाती है कि नहीं। क्योंकि लार्जली जो कॉन्टेस्ट रहेगा वो कांग्रेस बनाम भाजपा जो सीटें होंगी उसमें से कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट कितना कर पाती है, उसी के ऊपर ये सारा खेल जो है वो निर्भर रहने वाला। इस पर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो ये तो हम कर रहे थे बिहार के चीर फार्म की, वहाँ की राजनीति के बारे में, वहाँ के सोशियो स्ट्रक्चर का कितना महत्व है बिहार की राजनीति पर। अब सीधे विकास के पास चलते हैं दिल्ली की खबरों के लिए। जी हाँ, शुक्रिया मनोरंजन। और देखिए, दिल्ली की जो खबर है सबसे बड़ी वो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई है। सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं, और 2018 का मामला है जब उन्होंने शेखोहापुर गांव में एक ज़मीन खरीदी थी। जिस किसान से ज़मीन खरीदी थी उस किसान ने बाद में गुड़गांव के दौलती खेड़ा थाने में एक रिपोर्ट लिखाई। इस रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा ने उनके साथ धोखा किया है। बाद में पुलिस ने 420 के मामले में ये मुकदमा दर्ज किया, और 423 के तहत बाद में आईपीसी के 423 धारा के तहत इसमें और भी कुछ लोगों को जोड़ा गया। इसमें उस समय के मुख्यमंत्री और अभी के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी का भी नाम जोड़ा गया। और आज ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को सुबह सुबह पूछताछ के लिए बुलाया है। 2018 के इस मामले में ईडी ने एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुला लिया है। मामला ये है कि शेखोपुर गांव में जो 3.5 एकड़ ज़मीन थी वो किसान से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। बाद में इस ज़मीन का लैंड यूज़ बदलवाया गया, लैंड यूज़ बदल के इसको कमर्शियल कर दिया गया, और जब जैसे ही ये कमर्शियल हो गई लैंड, इसको डीएलएफ को
58 करोड़ रुपए में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने बेच दिया। इसके बाद जब ये 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से खरीदा, उसी दौरान हुड्डा सरकार ने गुड़गांव के पास 350 एकड़ ज़मीन डीएलएफ को अलॉट कर दी गई। ये शिकायत जो किसान ने की, उसकी शिकायत ये है कि उसके साथ फ्रॉड किया गया, उसकी ज़मीन सस्ते में लेकर उसको कमर्शियल करा के उसको बेचा गया और उसके एवज में रॉबर्ट वाड्रा के कहने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा ने 350 एकड़ ज़मीन डीएलएफ को दे दी। तो एक तरह से उधर ज़मीन सस्ते दाम पर मिली और यहाँ पर जो ज़मीन थी 3.5 एकड़, उसको कमर्शियल लैंड यूज चेंज कराने के बाद 58 करोड़ यानी कि ज़्यादा दाम में खरीदा गया। कुल मिला के अगर दोनों ज़मीनों की कीमत जोड़ ली जाए तो सरकार को इस तरह से 5,500 करोड़ के घोटाले की आशंका है। ईडी इस मामले की जांच 2018 से कर रही है, जब पहली बार दौलती खेड़ा थाने में इसका मुकदमा दर्ज किया गया। कई बार पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया, ईडी में घंटों घंटों पूछताछ चली और उसके बाद जो उनसे पूछताछ हुई उसके आधार पर सबूत जोड़े गए। इन सबूतों के जोड़ने के बाद अब मामला यहाँ तक पहुँचा है कि 2025 में एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अभी भी फिलहाल इस मामले में पूछताछ चल रही है। अब ये मामला जो है वो ईडी की तरफ से ये सामने साफ तौर पर बताता है कि ईडी को इस मामले में केवल दाल में काला नहीं दिख रहा है, बल्कि पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है। कांग्रेस का इस पर कहना था कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, केवल लैंड यूज चेंज का मामला है और वो कोई भी व्यक्ति कभी भी पैसा जमा करके, उतनी राशि जमा करके लैंड यूज चेंज करा सकता है। लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके साथ फ्रॉड किया गया, ज़मीन के बदले में ज़मीन ली गई। इस पूरे मामले में जब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने आज सुबह बुलाया पूछताछ के लिए, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। तो देखिए, ये जो मामला है उसने राजनीतिक रंग भी पकड़ा था। कांग्रेस इसको हमेशा से ये कहती रही कि बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को परेशान करने के लिए, सर्वोच्च लीडरशिप को परेशान करने के लिए इस तरह के मुकदमे खोल रही है। ये सिर्फ ज़मीन की खरीद फरोख्त, ज़मीन का लैंड चेंज करके उसको बेचने के मामले से ज़्यादा का नहीं है। लेकिन इस मामले में ईडी ने जो मामला दर्ज किया है उसमें 420 की धारा के अलावा जो पैसे के लेन देन और हेरा फेरी का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर भी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने इस खबर को 2018 से लगातार फॉलो किया है। लेकिन इससे पहले उनके पास जाएं, हम चलते हैं सीधे मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन भारती लगातार लंबे समय से कांग्रेस कवर करते रहे हैं और कांग्रेस के भीतर और बाहर की हर खबर उनके पास होती है। मनोरंजन, आज जब सुबह ईडी ने बुलाया तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि 20 साल नहीं लगते किसी मामले की तह तक पहुंचने में, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से राजनीतिक रंग देने से कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, ये इस पूरे मामले में और यही एक मामला नहीं, एक आध और मामले हैं जो कि जिसको लेकर के कांग्रेस की एक स्टेटेड पोजीशन है। कांग्रेस के किसी नेता से आप बात करेंगे तो वो आपको यही बार बार कहते हैं कि देखो ये बहुत पुराना मामला है, 2018 का मामला है, सारे कागजात दे दिए गए हैं, ईडी कई बार बुला चुकी है, घंटों घंटों पूछताछ कर चुकी है, सारे चीज़ें हम बोल देते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद फिर बुलाया जाता है। तो ये इसको लेकर के कांग्रेस का कहना है कि ये एक वो कांग्रेस का आरोप है कि ये राजनीतिक तौर पर इसको जब कहा जाता है ऊपर से, तब ईडी इस केस को दोबारा खोलती है। उनका कहना है कि सरकारें बदल गई, 10 साल जो है सरकार रह गई वहाँ पर बीजेपी की, अभी तक जो है केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अभी तक इस मामले को जो है इसका निपटारा क्यों नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कांग्रेस की दलीलें हैं, जो आप किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता से, किसी भी मनोरंजन, आमतौर पर ये कहा जाता है और कांग्रेस भी ये कहती है चुनाव आता है तो इस तरह के केसेस को खोला जाता है ताकि गांधी परिवार को बदनाम किया जा सके, उनकी छवि को धूमिल किया जा सके और कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को खराब किया जा सके।
लेकिन अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, तो इस वक्त अगर ईडी बुला रही है तो कांग्रेस अब क्या प्ली देगी? अब ये तो कांग्रेस को जवाब देना होगा। कांग्रेस कह सकती है बिहार में चुनाव आने वाले हैं, 6 महीने पहले से जो है ये मामले को फिर से खोला गया कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप यदि देखें, यदि कांग्रेस के एंगल से देखें तो उनका वो यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें होती है, ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जब वो कहते हैं कि जब कि हरियाणा में आपकी इतनी साल से सरकार है, केंद्र में आपकी इसकी साल से सरकार है, एक मामला जो है राजस्थान का भी है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि राजस्थान में भी आपकी लगातार सरकारें रही है, तो आप इस मामले में अभी तक इतना लंबा क्यों खींच रहा है? तो ये एक ऐसी बातें हैं जो कि कांग्रेस जो है वो बार बार रखती है। उनका कहना है कि ये गांधी परिवार को टारगेट हमेशा से किया गया है और हमेशा से ये बार बार ऐसा किया जाता है, इन मामलों में कुछ नहीं है। जैसा कि इनका इस मामले में खासकर लैंड यूज चेंज करने का मामला, मनोरंजन आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन जब हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ईडी को नोटिस दिया, रॉबर्ट वाड्रा, ईडी ने नोटिस दिया, रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुला लिया। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि आपकी इतने लंबे समय से सरकार है, 2018 में मुकदमा कायम हुआ, स्टेट में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, 20 साल लगेंगे क्या किसी मामले की जड़ तक जाने में? ये कोई चोरी का, रॉबरी का मामला नहीं है। मतलब ये नहीं कि किसी ने जाकर घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली और पकड़कर उसके वीडियो आ गए, ऐसा नहीं है। ये ब्लू कॉलर क्राइम है। आपने ज़मीन ली, आपने ज़मीन में जिससे फंडिंग कराई, उसी को वापस ज़मीन 4 गुना 5 गुना भाव में बेच दी। और उसमें जिन लोगों ने ज़मीन आपको अलॉट की, जिसमें लैंड यूज़ चेंज हुआ, वो ज़रा जानकारी इकट्ठा करते करते समय लगता है। उसमें के उस समय के अधिकारी भी रहे, उस समय के पॉलिटिशियन भी रहे, हुड्डा साहब की जांच भी हो रही है, उनको भी बुलाया गया। तो ये एक लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस है। ये इतना आसान नहीं है कि आज पकड़ा और कल पेश कर दिया, क्योंकि जब कोर्ट में जाएगा तो तथ्यों के साथ जाएगा। लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ है? आप भी ज़मीन खरीद सकते हैं, उसका लैंड यूज चेंज करा सकते हैं, लैंड यूज चेंज होने के बाद दाम बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा दाम पे बेचता भी है इंसान। जी, पर अगर मैंने ज़मीन ली और मेरी ज़मीन के जिसने फाइनेंस की मेरे को ज़मीन, मैं बाद में उसी को ज़मीन बेच रहा हूँ, इसका मतलब अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल क्राउड यूज़ करके ज़मीन ले रहा हूँ ना। तो ये है कि क्या अपना पॉलिटिकल क्राउड यूज़ करके ज़मीन ली और अपना पॉलिटिकल क्राउड यूज़ करके उसका लैंड यूज़ चेंज किया, ये है सारी बात। क्योंकि तो इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? नहीं, उसमें क्योंकि कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लैंड यूज़ चेंज करने में अधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री का मामला है और वहाँ पे और लोग जो कंसर्न मंत्री उनका मामला है। ये नहीं है कि आपने बताया ना कोई चोरी करी और चोर को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्लू कॉलर जो क्राइम है उसमें कई सारी तकनीकी, कांग्रेस ये कहती रहती है कि हमेशा ऐसा होता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं, राजनीतिक फायदा लेना होता है, कांग्रेस को बदनाम करना होता है, तो एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। अभी कौन से चुनाव है जिसके कारण से एजेंसियां एक्टिव हो रही हैं? बिहार का चुनाव आने वाला है। बिहार का चुनाव रॉबर्ट वाड्रा से क्या लेना देना जी? पर जो मूल बात है वो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा भाग क्यों रहे हैं जी? वो अगर 4 बार बुलाया तो 5वीं बार फिर चले जाए, अपनी जानकारी दे दें। वो जब तक सरकार या ईडी जब तक पुख्ता नहीं करेगी सब बातों को, तब तक वो कोर्ट में पेश नहीं करेगी। ये बहुत इसमें कोई बड़ा पेच नहीं है, जो सीधी बात है कि क्योंकि ये मामला पैसे का है, ये मामला घोटाले का है, ये मामला है कि आपने सरकार का लाभ लिया, क्योंकि आप सरकार में थे इसलिए आपको वो लाभ मिला। मेरे को क्यों नहीं कोई ऐसे ज़मीन में फंडिंग कर देता जी? सरकार मेरी है, वहाँ पर फंड कराकर मैं उसी को लैंड यूज चेंज कराकर उसी को वापस बेच दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ये तो हुआ यही है कि मतलब मुझे फंडिंग करा ली पहले मैंने ज़मीन की। लेकिन 2 कंपनियों की, 2 व्यक्तियों की अगर आपसी समझ है तो उसमें आप कौन है खामखा? हाँ, व्यक्तियों की समझ है, बिल्कुल ठीक कहा। वो व्यक्ति क्या निजी लाभ के लिए कर रहे हैं या वे व्यक्ति पॉलिटिकल क्राउड यूज कर रहे हैं? अगर कानून तोड़कर, अगर जो कानून था उसका, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो किसी राजनीतिक पद पर भी नहीं है। नहीं, परंतु वो शाही परिवार से तो आते हैं ना। सारा खेल तो शाही परिवार का, दामाद साहब है वो सरकार चलाते थे जी। तो इसलिए प्रश्न है उनके ऊपर, क्योंकि भी तो लैंड यूज कैसी इतनी जल्दी चेंज हो गया, हफ्ते भर में लैंड यूज चेंज हो गया। उसके तुरंत बाद वह ज़मीन बेच दी भी गई, 7.5 करोड़ में ज़मीन ली गई, जो कि उसी व्यक्ति ने फंड की जिसने बाद में ज़मीन 58 करोड़ में खरीदी। तो वो सीधा ही ले लेता। अगर इतना ही था तो जिसने ज़मीन के लिए पैसे दिए थे वह सीधा ले लेता। इनकी क्या जरूरत थी?
तो इनको लाभ देने के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा था ना। वो जो 7.5 करोड़ को 58 करोड़ में कन्वर्ट किया गया, उनको लाभ, इनकी कंपनी को लाभ देने के लिए हो रहा था। तो सारे बात तो यही है कि इससे ये साफ भ्रष्टाचार का मामला है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं भ्रष्टाचार का मामला है, तो अब लगभग 8 साल होने वाले हैं। कानून अपना काम करेगा, अच्छी बात है कानून काम करे, लेकिन कितने लंबे समय तक करेगा भाई? सज्जन कुमार को कोर्ट से सजा होते होते 40 साल लगे हमें लड़ाई लड़ते लड़ते कोर्ट में, 40 साल। तब जाकर सज्जन कुमार को एक केस में, फिर दूसरे केस में, टाइटलर को तो अभी भी नहीं हुआ मामला। तो ये कानूनी पेच है, ये कानूनी कार्रवाइयाँ हैं। ये आप मुझसे पूछिएगा, कोर्ट से प्रश्न करें कि इतना समय क्यों लगाते हैं वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आरपी सिंह जी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और इस मामले में लैंड यूज चेंज करके जो पॉलिटिकल क्लाउड यूज़ किया गया उसी की जांच कर रही है। वाइट कॉलर ब्लू कॉलर क्राइम है और इसलिए वक्त तो इसमें लगेगा, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साफ सुथरे हैं तो बच के निकल जाएंगे। और अगली खबर के लिए चलते हैं। देखिए किस तरह से सियासत जो है रामजी लाल सुमन के आसपास घूम रही है पूरी यूपी की, और आगरा उसका गढ़ बन गया है। इसके लिए चलते हैं पंकज झा के पास। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। वोट के आधार पर सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लेना चाहिए और अपनी जो है बिगाड़ी गई हालात को सुधारना चाहिए। राजनीति वोटों का अंक गणित है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही हैं। बस लक्ष्य यही है कि वोट के जुगाड़ कर लेना। समाजवादी पार्टी यानी उनके मुखिया अखिलेश यादव इस बार 90 बनाम 10 की लड़ाई की प्लानिंग कर चुके हैं। यानी इसी आधार पर 2 साल बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर उनकी नज़र है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट करने में जुटी है। लेकिन जो 2 बयान आए हैं उनसे पूरा माहौल गर्म है। एक बयान रामजी लाल सुमन का है। पहले भी इन्होंने एक बयान दिया था, वो बात 21 मार्च की है और आज हम 15 अप्रैल को बात कर रहे हैं। और तब से यूपी में एक तरीके से जाति संघर्ष जैसी स्थिति सामने नजर आने लगी है। अंबेडकर जयंती पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि अगर आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो फिर हम हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ ढूंढेंगे। उन्होंने ये जानबूझकर ऐसा कहा क्योंकि अति पिछड़ों में और दलितों में एक ऐसा तबका है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। उनकी नज़र इस वोट बैंक पर है। समाजवादी पार्टी के एक दूसरे नेता जो बीएसपी से कुछ साल पहले आए, इंद्रजीत सरोज, ये भी दलित नेता है रामजी लाल सुमन की तरह। उन्होंने कहा कि मंदिरों में अगर शक्ति होती तो फिर मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी कैसे हिंदुस्तान पर हमला कर देता। रामजी लाल सुमन करणी सेना को कह रहे थे कि हम आपसे तैयार हैं 2-2 हाथ करने का, लेकिन अब उन्होंने इस बयान में बदलाव किया। कहा कि उनका मतलब राजनीतिक रूप से ऐसे 2-2 हाथ करने का नहीं है। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा का दौरा करने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अभी भी इस पर सियासी जो तूफान मचा हुआ है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से बीजेपी के नेता भी करणी सेना के पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। करणी सेना ने आगरा में प्रदर्शन किया, अब उसकी तैयारी दिल्ली कूच करने की है। आखिर कब तक चलेगा ये सब और क्या है इसके मायने? बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जोड़ रहे हैं। जयपुर से करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं महिपाल मकराना जी, वो हमारे साथ जोड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी जो हैं सुनील यादव जी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। पहला सवाल सुनील यादव जी से करूंगा, ये क्या हो गया आपके नेताओं को? आप तो कहते थे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम बीजेपी करती है। आपके नेता ही गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे हैं, इंद्रजीत सरोज हो या रामजी लाल सुमन। आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए पंकज जी, जहां तक आस्था का सवाल है तो हमारा सब लोगों की आस्था है, भगवानों पर है, देवी देवताओं पर है। और मैं कम से कम इस बात से सहमत नहीं हूं कि कौन इस देश में कब आया उसमें देवी देवताओं को बीच में लाया जाए। देवी देवता हमारे आस्था का प्रतीक है। हमको उनसे ताकत मिलती है, हमें उनसे सीख मिलती है कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ें, उससे आत्मबल मिलता है। कौन किन परिस्थितियों में आया, फिर उनसे हमारे उसकी लीजिए इंद्रजीत सरोज की लड़े
उस पर कोई संदेह नहीं है। मैं आपके कार्यक्रम में कम से कम इस बात को स्पष्ट कह सकता हूं, इस मातृभूमि के लिए 100 दिन लड़ने वाला आदमी, 1 दिन लड़ने वाला आदमी, 1 क्षण लड़ने वाला आदमी हमारे लिए गर्व की बात है, वो हमारा महापुरुष है। सुनील जी सुनील जी एक सवाल सवाल ये, अभी आप कह रहे थे कि सबकी आस्था का आप सम्मान करते हैं। आपके नेता और वो विधायक है, विधायक कानून बनाने वाले माने जाते हैं, लॉ मेकर, इंजीत सरोज का जिक्र कर रहा हूँ, वो जिस तरीके से कह रहे कि मंदिरों में अगर शक्ति होती तो फिर मोहम्मद गोरी और गजनवी क्यों आते। क्या आप किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल के बारे में कहने की ये हिम्मत जुटा सकते हैं? क्या आप उनकी बात से सहमत हैं सुनील जी? बिल्कुल सहमत नहीं है। ना हम अपने धर्म के खिलाफ सुन सकते हैं और हमारा धर्म ये सिखाता है ना हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं। हमने कहा ना, आस्था का विषय है और आस्था में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम उससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते। हम बिल्कुल उस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि किसी की भी आस्था को चोट पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या पार्टी इस बारे में कोई फैसला करेगी जो इस तरह के बयान देते हैं? नहीं, इस तरीके के बयान जो लोग भी देते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर उन पर संज्ञान लेगा। और आप भी जानते हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो धार्मिक भी हैं, उनकी आस्था भी है, देवी देवताओं को भी मानते हैं। लेकिन हमारी आस्था इन सब चीजों से बढ़कर के भी अगर कहीं है तो जो बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, जिससे देश चल रहा, जिससे देश तरक्की कर रहा और जिसमें एक बड़ा वर्ग था संविधान से पहले, जिसको आप पिछड़ा कह सकते हैं, दलित कह सकते हैं, आदिवासी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान पूरा देश करता है, हम सब उनको नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। अभी बात सियासत की हो रही है। मैं जरा महिपाल मकराना जी के पास चलना चाहता हूं। महिपाल जी, आपसे सवाल पूछूं उससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने क्या कहा आगरा में, जरा उसको सुन लीजिए, फिर उस पर आपका जवाब लेंगे। जहाँ तक मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब दो हाथ हो जाए। दो हाथ का मतलब क्या है? दो हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई वैचारिक होती है। कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे, और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिलकर के तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा कर नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। महिपाल जी, आपने सुना रामजी लाल सुमन को? अब तो उन्होंने अपना बयान बदल लिया, बीते 20 घंटों में वो बदल गया। अब कह रहे हैं दो हाथ करनी सेना से करने का मेरा मन नहीं था। ये तो बात राजनीतिक तौर पर कही गई, तो बात खत्म मानी जाए। देखिए, ऐसा है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बोल रहा हूँ। अगर किसी को दो हाथ करने होते तो 12 तारीख को हम आगरा में थे। इन्हीं रामजी लाल सुमन ने हमें बाकायदा ये बोला था कि हमें हमारी तरह या तो हमें सुरक्षा दे दी जाए, नहीं तो हमें छूट दे दी जाए। तो हमने छूट दे दी थी हमारी तरफ से, आ जाओ दो हाथ कर लेते हैं। जब 12 तारीख को ये कुछ नहीं उखाड़ पाए और वहाँ वो दिखे नहीं, कोई सपा के कार्यकर्ता दिखे नहीं, ये खुद 3-3, 4-4 लेयर सिक्योरिटी में बैठे हुए थे, हज़ारों पुलिस वालों के पीछे छिपके बैठे हुए थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चैलेंज करके आता है, मैं बोल रहा हूँ मैं क्षत्रिय जाति से हूँ, और अगर चैलेंज करके कोई भी आता है तो बाकायदा दो हाथ करने को हम तैयार हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो। 19 तारीख को अगर इन्होंने बोला है कि दो हाथ करने को तैयार हैं, तो हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। हो सकता है कि लाखों की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे, हजारों की संख्या में पहुंचे। बाकायदा हम लोग आपका इस्तकबाल करेंगे। हम कहीं से भी डरने वाले नहीं है। और बात ये बार बार कर रहे हैं कि हम लोग सभी की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं, तो मैं केवल पूछना चाह रहा हूँ, कल जो जयंती थी भीमराव जी अंबेडकर की, और अनिल जाटव नाम के व्यक्ति को जो जल्लेसर का है, उसमें अखिलेश यादव के करीबी दिनेश यादव ने सरेआम गोली मार दी। उस पर इनके 2 शब्द नहीं आए।
जो दलित प्रेम की ये जो बखियां पूरे दिन उखेड़ते हैं कि हम लोग ये पूरा दिन पूरे चैनलों पे ये बोलते हैं कि हम दलितों के सम्मान के लिए खड़े हैं, हमारे अखिलेश जी दलितों के सम्मान के लिए खड़े हैं, तो फिर ये कहाँ चली जाते हैं दलित प्रेम इनका? सुनील जी आपने मकराना जी को सुना, आप ही जवाब दीजिए। आप गोली मार दी जाती है जय भीम बोलने पर, उसका झंडा लेके चलने पर। नकली राजनीति है और वो कह रहे हैं 2-2 हाथ 19 को अखिलेश यादव जाएंगे तो करनी सेना की फौज भी अखिलेश यादव के खिलाफ वहां नजर आएगी। देखिए, मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए जिस तरीके की बात देश में हो रही है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी से 2-2 हाथ करने की स्थिति मैं क्या कहूं, किसको कहूं, क्योंकि ये लोग एक जाति की राजनीति कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हमारे साथ क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं, मुस्लिम भी। क्या किसी जाति से नहीं आते हैं क्या यादव साहब? अनिल जाटव क्या किसी जाति से नहीं आते हैं क्या? जय भीम बोलने पर उनको गोली मार दी जाती है, उसका जवाब कौन देगा यादव साहब, ये बताइए आप मुझे। हट करके आइए। अनिल जाटव किसी जाति से नहीं आते हैं क्या? आप बात करते हैं दलित प्रेम की, तो अनिल जाटव बेचारा जय भीम के नारे लगा रहा था, अपने अंबेडकर जी की जयंती केवल मना रहा था, अपने पुरोधा की जयंती मना रहा था। उसमें क्या गलत कर रहा था अनिल जाटव? उसमें आपकी पार्टी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के करीबी मित्र है दिनेश यादव, उन्होंने बकायदा सरेआम कट्टे से गोली मारी है, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। और आप प्रवक्ता के तौर पे बैठे, आप तो बताइए सरकार, मेरी बात सुनिए, क्या उस जाटव भाई को जीने का अधिकार नहीं था? क्या उसको अपने मकराना जी सुनील जी का जवाब तो सुन लीजिए। अम्बेडकर जी उनकी जयंती मनाने का अधिकार नहीं था? क्या उनको जय भीम बोलने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपने झंडे लहराने का अधिकार नहीं है? सुनील जी का जवाब सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं? आप एक तरफ बोल रहे हैं, आपके रामजी लाल सुमन बोल रहे हैं, गलत बात है। आप देश को मकराना जी एक मिनट सीधा बोलिए। मकराना जी सुनील जी को सुन लीजिए, वो क्या जवाब दे रहे हैं, उनकी बात तो सुनिए। सुनील जी क्या कह रहे थे आप? देखिए पंकज जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में अगर कोई भी किसी के खिलाफ हत्या का मामला हो, मारपीट का मामला हो, तो कानून अपना काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? ये तो आप सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश में निकम्मी सरकार है। पॉलिटिकल पार्टियों के तौर पे आप लोग जो विराजमान है, आपकी भी आज आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नेशनल पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर। आपसे जुड़ा हुआ आदमी समय की कमी है। सुनील जी और मकराना जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मकराना जी आज कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव जाते हैं वहां 19 को, तो करनी सेना भी वहां जाने का प्लान बना सकती है, कूच कर सकती है। मतलब यूपी में अभी तक सियासी तूफान थमने वाला नहीं है। चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद पंकज भाई। मुंबई से खबर ये है कि महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है उसके घटक दलों के बीच में खींचतान चल रही है। बीते साल दिसंबर में जब महायुति की सरकार बनी थी, तब से लगातार जो है इस तरह की खबर आ रही है कि जो 3 घटक दल हैं उनमें के 2 घटक दल शिवसेना और एनसीपी, इनके बीच में लगातार खींचतान चल रही है। और खास करके एकनाथ शिंदे सरकार के बनने से लेके अब तक किसी न किसी वजह से खबरों में रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और इस महायुति सरकार में जो दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है शिवसेना का, वे उसके मुखिया भी हैं। और पहले ये खबर आई कि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए था, वो नहीं मिला, इसकी वजह से नाराज़ हुए। उसके बाद में इस बात को लेकर नाराज़ होकर कि गृह मंत्रालय उनको नहीं मिल रहा है। फिर उनकी नाराज़गी का अगला कारण ये रहा कि जो प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाने थे, तो जिन जिन जगहों पर उनको प्रभारी मंत्री अपने चाहिए थे, वहाँ पर उनको प्रभारी मंत्री नहीं मिल रहे थे। और कई और भी कारण थे, जैसे फडणवीस सरकार ने जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त लिए गए फैसलों का रिव्यू किया, कई फैसलों को पलट दिया, कई फैसलों पर जांच बिठा दी, उसकी वजह से भी एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। अब ताज़ा मामला ये है कि बीते हफ्ते अमित शाह महाराष्ट्र आए थे 2 दिनों के दौरे पर, और उन 2 दिनों में एकनाथ शिंदे की 2 बार उनसे मुलाकात हुई बंद कमरे में। और बताया जाता है कि इस मुलाकात के पीछे का कारण ये था कि एकनाथ शिंदे को शिकायत करनी थी अपने साथी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की। उनका ये कहना था कि जो है उनके साथ इस गठबंधन में एक तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है, जैसा कि सूत्र बताते हैं कि इस तरह की बात हुई थी। और अजीत पवार ने जब बजट में
बीजेपी और एनसीपी के मंत्रालयों को ज़्यादा फंड दिया, जबकि उनके साथ में जो है नाइंसाफ़ी की गई। इसके अलावा अजीत पवार जो है उनकी फाइलों को भी अटकाते हैं। तो इस जैसी तमाम बातें निकल कर आई, हालांकि ऑन रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर इसको वो डिनाई करते हैं। तो आइए इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मयूर परेख, जो मेरे पूर्व सहयोगी भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर नज़र रखते हैं। मयूर, ये जो ताज़ा मामला है जहां पर कि अजीत पवार के खिलाफ शिकायत लेकर एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिले, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, नाराजगी जो है एकनाथ शिंदे की, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी आपने बताया, दरअसल बात यह है कि पालक मंत्री पद जो है नासिक और रायगढ़, सूत्र बता रहे हैं कि ये दोनों का ही पालक मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे अपने पास चाहते हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो मंत्रियों के पीए, पीएस, ओएसडी, इन्हें जो अपॉइंट करने की बात है, इसमें भी अब की बार जो है सरकार का पूरी तरह से मुख्यमंत्री का जो है दखल है। कोई भी मंत्री अपनी मर्जी से वहां पे नियुक्ति नहीं कर सकता। यहां तक कि जो डिपार्टमेंट्स इस समय एकनाथ शिंदे इनके पास हैं, सबसे बड़ा यूडी डिपार्टमेंट है। उस यूडी डिपार्टमेंट में भी जो की पोजीशंस है आईएएस ऑफिसर्स की, उसे भी इस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो ही तय कर रहे हैं। तो एक तरफ इस प्रकार के कुछ प्रशासनिक विषय जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरह से एसटी महामंडल के कर्मचारियों को सिर्फ 56% ही सैलरी जो थी वो मिल पाई, क्योंकि सरकार द्वारा जो पैसा एसटी महामंडल को दिया जाना था वो सरकार ने आवंटित नहीं किया। अब ये डिपार्टमेंट जो है वो भी एकनाथ शिंदे के मंत्री के पास है, तो वहां पर भी वो कहीं ना कहीं स्कफल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फंस गए। इस प्रकार से एकनाथ शिंदे जो थे, जब मुख्यमंत्री थे, एब्सोल्यूट पावर था। सारी की सारी सरकारी नियुक्तियों से लेकर के आईएएस ऑफिसर से लेकर के पुलिस अधिकारियों के तबादले तक अधिकांश चीजें जो हैं वो एकनाथ शिंदे के अधीन थी। और अब उनका कद जो है वो धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है। सबसे पहले उन्हें जो अपेक्षा थी वो नहीं मिला। उसके बाद में उनके सहकारियों को जो पोस्ट पोजीशन की अपेक्षा थी वो नहीं मिला। अब जो मिला है उसमें भी उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा जो पैसा आवंटित किया जा रहा है उसमें तरजीह नहीं मिल रही है। यही सारा कारण है ये समस्या का। इस बात से एकनाथ शिंदे उबर नहीं पा रहे हैं, इस सदमे से एकनाथ शिंदे उबर नहीं पा रहे हैं और इसीलिए लगातार वो असंतुष्ट हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी, फिर से एक बार बता पाएंगे जितेंद्र जी? देखिए मयूर, मैं कह रहा था कि क्या एकनाथ शिंदे अब तक इस बात से उबर नहीं पाए हैं सदमे से कि उनसे मुख्यमंत्री पद छिन गया है और इसलिए बार बार उनके असंतुष्ट होने की खबरें आ रही हैं। और अब एकनाथ शिंदे के सामने क्या कोई विकल्प नजर आता है कि एकनाथ शिंदे अगर बार बार असंतुष्ट होते भी हैं तो उनके सामने और कुछ विकल्प नहीं है, सिर्फ इतना कि वो कभी फडणवीस से शिकायत करें या कभी अमित शाह से शिकायत करें? देखिए, एक बात बड़ी साफ है, नंबर गेम जब महाराष्ट्र के चुनाव का जब नंबर गेम डिक्लेयर हुआ, उसी समय ये बात एकदम साफ हो गई थी कि अब एकनाथ शिंदे इनकी पावर पहले जितनी नहीं रहेगी। 132 सीटें बीजेपी की होना और उसके ऊपर से 12 जितने विधायक या तो एनसीपी से या तो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से चुनकर विधानसभा तक पहुंचना, जो कि असल में बीजेपी के कैंडिडेट हैं। मुर्जिका का पटेल, आप अंधेरी की बात कर लो, ऐसे कई सारे हैं, लगभग 12 से 13 जितने विधायक हैं। तो ये परिस्थिति में मौजूदा सरकार को कोई समस्या नहीं है और क्योंकि सरकार को समस्या नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसा बटन नहीं है कि जो बटन आप प्रेस करें और अपना विरोध दर्शाते हुए आप जो है सरकार से बाहर होने की धमकी दे, जैसे बिहार में नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो बार्गेनिंग पावर जो है ना, वो इतनी अच्छी सीट लाने के बावजूद एकनाथ शिंदे के पास नहीं है और ये बार्गेनिंग पावर नहीं होने की वजह से ही ये गिले शिकवे और शिकायतों का दौर जो है वो चल रहा है। इस समय तो कोई विकल्प उनके पास नहीं है।
बिल्कुल कोई विकल्प नहीं, और मुझे लगता है कि ये जो महायुति की खींचतान है ये झलकेगी जल्द ही। जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें भी ये खटास नज़र आ सकती है। और ये देखना होगा कि क्या महायुति एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ती है या तीनों घटक दल जो है अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास इस वक्त समय काफ़ी सीमित है, इसलिए वापस चलते हैं विकास भदौरिया के पास में। शुक्रिया जितेंद्र आपका। तो 2 दूनी 4 में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ठीक 2 बजे से पहले आप आइए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार की खबरों का एकमात्र ठिकाना 4 अलग अलग सहयोगियों के जरिए। अभी छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पे लगातार जारी।